Hello friends, my name is CA Yogesh Veheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 194R की बात की थी, जिसमें हमने ये बोला था कि बिजनेस टू बिजनेस जितने भी गिफ्ट्स दिए जाएंगे, बिजनेस टू बिजनेस जितनी भी ट्रिप्स अरेंज कराई जाएंगी, बिजनेस टू बिजनेस जो भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होंगे, जो प्योर एजेड रीइंबर्समेंट टाइप के नहीं होंगे, उन सब केसेस पे गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 से सेक्शन 194R इंसर्ट किया है, जिसमें अगर वो बेनिफिट एक साल में 20,000 से ज़्यादा के होते हैं तो उस केस में 10% का TDS काटना पड़ेगा जो भी पेयर है उस गिफ्ट का, चाहे वो गिफ्ट कैश में दिए गए हैं या काइंड में दिए गए हैं। तो अगर आपको उस वीडियो के बारे में कुछ भी जानना है, क्योंकि वो सेक्शन भी 1 जुलाई 2022 से ही आ रहा है, आपको उस सेक्शन के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में भी हम TDS पे ही बात करने वाले हैं, क्योंकि जितना भी एनवायरनमेंट आज के दिन में चल रहा है सब TDS का ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि नए नए सेक्शंस इंसर्ट किए जा रहे हैं, नए नए कोड्स इंसर्ट किए जा रहे हैं। आज का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसीज में डील करते हैं या जिनके क्लाइंट्स क्रिप्टो करेंसीज में डील करते हैं। फाइनेंस एक्ट 2022 में एक सेक्शन 194S इंसर्ट किया गया था। आप देखते जाइए, S भी आ गया, R भी आ गया, आगे T भी आएगा, U भी आएगा, V भी आएगा। तो इस बार सेक्शन 194S इंसर्ट किया गया, जिसमें यह बोला गया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर पे भी TDS लगेगा। अभी तक हम देखते हैं हमेशा बातें हो रही हैं TDS कैसे लगेगा, GST भी लगेगा या नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि हम अगर आसान भाषा में बोलें क्रिप्टो करेंसी पे TDS की डिडक्शन कैसे होगी, क्रिप्टो करेंसी के केस में ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे हो सकती हैं, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आप देखिए अलग अलग एक्सचेंजेस बनी हुई हैं क्रिप्टो करेंसी को डील करने के लिए। आप कॉइन DCX पे डील करते होंगे या आप WazirX पे डील करते होंगे। तो WazirX एक एक्सचेंज है जिसपे जाके एक बायर बाय कर सकता है क्रिप्टो करेंसी और एक सेलर सेल कर सकता है। वो INR में भी बाय सेल हो सकती है या एक क्रिप्टो करेंसी के बदले दूसरी क्रिप्टो करेंसी भी दी जा सकती है। तो इन सब केसेस के अंदर गवर्नमेंट को ये लगा कि 1 जुलाई 2022 के बाद तो वर्चुअल डिजिटल एसेट पे TDS लग जाएगा। उससे पहले कुछ एक क्लैरिफिकेशंस दी जाएं, जिन क्लैरिफिकेशंस के बेस पे आसान हो जाए आप लोगों के लिए कि आपके केस में TDS कब कटेगा। इस सेक्शन को समझने के लिए और इस कंप्लीट प्रोविजन को समझने के लिए आपको बेसिक नॉलेज TDS की होनी चाहिए। देखिए TDS के प्रोविजंस हमें ये बोलते हैं कि TDS काटेगा हमेशा बायर, बिकॉज बायर इज द पर्सन हु विल मेक द पेमेंट। जब वो सेलर को पे करेगा उस टाइम पे TDS काटा जाएगा। तो इट मीन्स आपने ये बात एंड तक ध्यान रखनी है कि जो बायर है TDS काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। सेक्शन 194S में बोला गया अगर एक स्पेसिफाइड पर्सन एक साल में 50,000 से ज़्यादा की वर्चुअल डिजिटल एसेट को खरीदेगा तो उस केस के अंदर उसे 1% का TDS काटना पड़ेगा। और एक नॉन स्पेसिफाइड पर्सन अगर 10,000 से ज़्यादा की वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीदेगा तो उसे 1% का TDS काटना पड़ेगा। मींस स्पेसिफाइड पर्सन के लिए लिमिट 50,000 पे ईयरली की है और हम नॉन स्पेसिफाइड पर्सन के लिए अगर लिमिट देखते हैं तो वो 10,000 पे ईयरली की है। इट मींस हम इसमें ये चीज़ तो देख सकते हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन को कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है। वो रिलैक्सेशन क्यों दी हुई है वो देखते हैं हम। स्पेसिफाइड पर्सन बोला गया वो इंडिविजुअल HUF होंगे जो या तो PGBP की इनकम में नहीं आते। मींस जिन इंडिविजुअल्स या HUF की कोई PGBP की इनकम नहीं है या जिन इंडिविजुअल HUF की PGBP की इनकम है लेकिन उनकी बिजनेस से सेल 1 करोड़ तक है और प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख तक के हैं। इट मींस हमें ये तो पता लग गया कि स्पेसिफाइड पर्संस के अंदर ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल HUF आएंगे। अब ध्यान कीजिए, हमने सेक्शन 194R में भी सेम लिमिट्स की बातें की थी कि जिन भी इंडिविजुअल HUFs के केस में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस 1 करोड़ तक होंगे और प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपीस तक होंगी, ऐसे केसेस में उसे स्पेसिफाइड पर्सन कहा जाएगा। अब स्पेसिफाइड पर्सन वही तो पर्सन है जिन्हें 10 ना लेना पड़े। गवर्नमेंट क्यों 50,000 की लिमिट देना चाहती है और गवर्नमेंट क्यों इनके लिए ये बोलना चाहती है कि आपके लिए 50,000 की लिमिट है, ताकि इन लोगों को 10 भी ना लेना पड़े और इन केस में कंप्लायंसेस भी इंडिविजुअल HUF को लेस करनी पड़े। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ट्रस्ट के केस में, कंपनी के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में, LLP के केस में कंप्लायंसेस करवा लेती है। उनको पता है ये एक बिजनेस एंटिटी है। लेकिन इंडिविजुअल HUF, अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉई हूँ और मैं
क्रिप्टो करेंसी में भी डील करता हूं तो गवर्नमेंट को पता है इतनी आसानी से कंप्लायंस नहीं कराई जा सकती वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर के टीडीएस से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ने बोला जितने भी स्पेसिफाइड पर्सन है 50,000 से ज्यादा की अगर बाय करेंगे और नॉन स्पेसिफाइड पर्सन 10,000 से ज्यादा की बाय करेंगे, दोनों केसेस में आपको 1% का टीडीएस काटना पड़ेगा। दिक्कत किस चीज में आती है, गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन क्यों देनी पड़ी? कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते होंगे क्रिप्टो करेंसीज के जो एक बायर और सेलर ओवर द काउंटर करते होंगे? बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट, मैं बोल सकता हूं 0.1% कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते होंगे जो बायर और सेलर एक दूसरे के साथ करते होंगे विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एक्सचेंज और ब्रोकर। अब एक्सचेंज पे जब आप डील करते हैं तो आपको थोड़ी पता लगता है आप किससे क्रिप्टो करेंसी परचेज कर रहे हो या आप किसको क्रिप्टो करेंसी सेल कर रहे हो। तो ऐसे केस में सामने वाले की पैन की डिटेल भी नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो मैं टीडीएस कैसे काट के जमा कराऊंगा? सामने वाले को उस टीडीएस का बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो गवर्नमेंट को ये क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ी। तो वन बाय वन अब क्लैरिफिकेशंस की बात करते हैं कि क्लैरिफिकेशंस क्या क्या गवर्नमेंट ने दी हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड टीडीएस से। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया, जैसे हमने सेक्शन 194R में भी देखा था गवर्नमेंट ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, ऐसे ये सर्कुलर भी क्वेश्चन वाइज सर्कुलर है। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स व्हेन द ट्रांसफर ऑफ वीडीए इज टेकिंग प्लेस ऑन और थ्रू एन एक्सचेंज एंड पेमेंट इज मेड बाय द परचेजर टू द एक्सचेंज डायरेक्टली और थ्रू ब्रोकर एंड देन फ्रॉम द एक्सचेंज इट गोज टू द सेलर डायरेक्टली और थ्रू द ब्रोकर। अब बात को समझिए, सबसे पहली ट्रांजैक्शन में हम ये देख सकते हैं कि एक सेलर है एक बायर है, उन्होंने आपस में ही ट्रांजैक्शन की विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ब्रोकर और एक्सचेंज। उन्होंने ओवर द काउंटर ही अपने बिटकॉइंस, डोजी कॉइंस उनको ट्रांसफर कर लिया उन्होंने। तो ऐसे केसेस में तो बायर इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू डिडक्ट टीडीएस। उसे पता है कि किस सेलर ने मुझे क्रिप्टो करेंसी बेचा है, मैं किस सेलर के बैंक अकाउंट में पेमेंट देने वाला हूं। तो ऐसे केस में बायर इज द पर्सन, वो देखेगा कि क्या मेरी लिमिट 50,000 और 10,000 एज द केस में भी से इंक्रीज हो गई है जो मैं सेलर को देने वाला हूं। अगर वो कंसिडरेशन 50,000 से ज्यादा का या 10,000 से ज्यादा का है एज द केस में भी, तो उस केस में 1% का टीडीएस बायर को काटना पड़ेगा। लेकिन सेकंड केस अगर आप ये देखते हैं कि ए एक बायर है एंड बी एक सेलर है और वो आपस में जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो वजीर एक्स पे कर रहे हैं। ए जो बायर है वो वजीर एक्स पे जाके क्रिप्टो करेंसी परचेज करता है और जो बी सेलर है वो भी क्रिप्टो करेंसी के पोर्टल यानी कि वजीर एक्स एक्सचेंज पे जाके ही अपने क्रिप्टो करेंसी सेल करता है। इस केस में ए और बी एक दूसरे को नहीं जानते। इस केस में ए को नहीं पता कि मैं किससे बाय कर रहा हूं और बी को नहीं पता कि मैं किसको सेल कर रहा हूं। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने बोला कि इन केसेस में जो बायर ए है वो टीडीएस नहीं काट पाएगा क्योंकि एक्सचेंज के पास ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि कौन से सेलर के वीडीएस क्रिप्टो करेंसीज ए को ट्रांसफर किए गए हैं। तो ऐसे केसेस में ए टीडीएस ना काट के एक्सचेंज टीडीएस काटेगी बी का। मींस जब भी एक एक्सचेंज पे जाके आप ट्रेड करते हैं, ऐसे केसेस में अगर आपकी ट्रेडिंग 50,000 रुपीज से ज़्यादा की या 10,000 रुपये से ज़्यादा की है तो सेलर एक बात जान ले कि उसका 1% टीडीएस कट के उसके 26AS या एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आएगा। मींस जब भी एक्सचेंज पे हम डील करेंगे, इंडिविजुअल एक्चुअल को कोई टेंशन नहीं है कि उनको कोई टीडीएस काटना नहीं काटना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज टू डिडक्ट द टीडीएस एंड पे टू द एक्सचेंजर ऑफ गवर्नमेंट। अब बात करते हैं पार्टी नंबर 2 की भी अगर इन्वॉल्वमेंट है तो क्या होगा। ए एक बायर है, बी एक सेलर है, वजीर एक्स एक्सचेंज है और एबीसी लिमिटेड वजीर एक्स एक्सचेंज का एक ब्रोकर है। तो जिस टाइम पे बी ने सेल किया ए को तो उसने ब्रोकर के थ्रू सेल किया। मींस बी ने जब बाय किया तो ए ने पेमेंट एक्सचेंज को दी, एक्सचेंज ने पेमेंट ब्रोकर को दी और ब्रोकर ने पेमेंट आगे दी सेलर को। तो ऐसे केस के अंदर टीडीएस कौन काटेगा? क्या ए बायर टीडीएस काटेगा? उसे तो पता ही नहीं है कि एस ने उसके क्रिप्टो करेंसीज बी ने परचेज किए हैं, उसे नहीं पता है ये बात। तो ये बात पता है या तो एक्सचेंज को या ब्रोकर को। तो गवर्नमेंट ने इस केस में जब 4 पार्टीज इन्वॉल्व हैं उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि एक्सचेंज और ब्रोकर आपस में जब कोई थर्ड पार्टी की ट्रांजैक्शन करेंगी
तो ऐसे केस में उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा जाएगा कि सेक्शन 194(s) का टीडीएस किसकी जिम्मेदारी है, क्या वो एक्सचेंज की जिम्मेदारी है या ब्रोकर की जिम्मेदारी है। दोनों में से एक जने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि टीडीएस को सेलर के डिडक्ट करके गवर्नमेंट के पास हमने जमा कराना है। इट मींस ओवर द काउंटर में ही इंडिविजुअल एचएफ या बाकी पर्संस को टेंशन है कि हम टीडीएस की कंप्लायंस कैसे करें, लेकिन अगर किसी एक्सचेंज या ब्रोकर के थ्रू आप डील कर रहे हैं उस केस में आपको कोई भी टेंशन नहीं है कि आपको टीडीएस डिडक्ट कैसे करना है। उस केस में एक्सचेंज और ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तक की जो हमने बात की उसमें हमने एग्जांपल लिया बिटकॉइन का, क्रिप्टो करेंसी में हमने एग्जांपल लिया डॉजी कॉइन का। अब हम एग्जांपल लेते हैं। आप देखते हैं जितनी भी ये एक्सचेंज हैं, इन एक्सचेंजेस के अपने अपने टोकन भी होते हैं। अगर आप WazirX के पोर्टल पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा WazirX का खुद का भी एक टोकन है, जिस टोकन को वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड करवाता है। तो अगर वो टोकन कोई बायर परचेज कर रहा है, मान लो WazirX वो टोकन खुद ऑन करती है और वो टोकन उसने किसी बायर को दिया, तो ऐसे केस में एक्सचेंज ही होगी जो टीडीएस काटेगी उस पर्सन का। इट मींस चाहे हमारे खुद का टोकन है या फिर वो क्रिप्टो करेंसी है आउटसाइड ट्रेडेड, प्राइमरी ट्रेडेड है, मींस बिटकॉइन है या डोजी कॉइन है, सभी केसेस के अंदर टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली एंड ओनली एक्सचेंज और ब्रोकर की है, एक्सेप्ट इन वन केस जहां पे ट्रांजैक्शंस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एक्सचेंज और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ब्रोकर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ इतनी सी बात ही बताई गई है, उसको बहुत खींच के बताया गया है, तो मैंने उसको समराइज कर दिया आपको एग्जांपल्स के हिसाब से ताकि आप इजीली उस चीज को समझ पाएं। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि आमतौर पे सबको कंफ्यूजन आती है कि इस केस में टीडीएस कैसे काटा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 was with respect to transactions where the consideration for transfer of VDA is not in kind, means पहला क्वेश्चन तो हमें ये बताता है कि मैंने बिटकॉइन बाय किए और बदले में कैश पे किया, मींस इंडियन करेंसी पे की, या फिर मैंने बिटकॉइन सेल किए और बदले में मुझे इंडियन करेंसी मिली। तो ऐसे केस के अंदर तो कोई भी टेंशन नहीं है हमें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोलता है हाउ विल दिस ऑपरेट इन अ सिचुएशन वेयर इट इज इन काइंड और इन एक्सचेंज ऑफ अनदर VDA। मान लीजिए आप कोई बिटकॉइन होल्ड करते हैं 1000 रुपीज़ के, आपने सोचा उस 1000 रुपीज़ के बिटकॉइन के बदले में हम डोजी कॉइन परचेज कर लेते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन किसकी हुई, आपने एक VDA सेल किया और एक VDA बाय किया। इस केस के अंदर दोनों ही सेलर्स भी हैं और दोनों ही बायर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में VDS पे ही ट्रेड हो रही है, मींस क्रिप्टो करेंसी ही आपस में ट्रेड कर रहे हैं, INR का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला इसमें तो इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि TDS की डिडक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन ये TDS की डिडक्शन ना करके जो एक्सचेंज या ब्रोकर के थ्रू ये डील कर रहे हैं वही लोग ही TDS की डिडक्शन इन केसेस में करेंगे। लेकिन अब TDS की डिडक्शन जो होगी वो तो बिटकॉइन या डोजी कॉइन में होगी, तो उन केसेस को TDS में पेमेंट तो हमें INR में करनी होती है, तो हम कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला एक दिन में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज के एंटर किए गए किसी भी एक्सचेंज पे, उन सब कॉन्ट्रैक्ट्स को टोटल कर लिया जाएगा रात को 12 बजे तक उस एक्सचेंज के द्वारा, और वो एक्सचेंज उसके बाद रात को एक मार्केट ऑर्डर प्लेस करेगी। जितने भी सेलर्स और बायर्स का एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस के अंदर 1% TDS किसी और करेंसी में कटा है, मींस वो बिटकॉइन में कटा है, डोजी कॉइन में कटा है, तो जितने भी ऐसे TDS हैं जो उनके पास कैप्ट हो रहे हैं अदर देन इंडियन करेंसी में, उनका एक मार्केट ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, और मार्केट ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो प्रोसीड्स INR में हमें मिलेंगी, एक्सचेंज को मिलेंगी, उसे वो TDS के वे में पे कर देगी। इट मीन्स जब भी एक्सचेंज का केस होगा तो उस केस के अंदर इंडियन रुपीज़ हमारे पास नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यह बताया कि उस केस के अंदर कन्वर्जन भी करनी पड़ेगी, और कन्वर्जन का क्राइटेरिया क्या होगा। अभी तक हमने बात की थी 226 देखते थे हम 26 QB, QC, QD, जिन केसेस में 10 नहीं होता था और कंसीडरेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी पे TDS काटना होता था, या रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी पे TDS काटना होता था। एक नया फॉर्म इंसर्ट किया गया, फॉर्म 26 QE, जिस QE के अंदर अब स्पेसिफाइड पर्संस अपनी डिटेल देंगे, मींस जब ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन होगी तो उस केस के अंदर जब TDS काटा जाएगा तो 10 लेने की जरूरत नहीं है, आप 26 QE में अपनी डिटेल दे दीजिए, उस केस में TDS सामने वाले के 26 CS में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये चीज स्पेसिफाइड पर्सन के लिए लाएगी, क्योंकि स्पेसिफाइड पर्सन ही वो पर्सन है जो इंडिविजुअल HUF है, जिन्हें गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनको 10 की कैटेगरी में लाया जाए।
तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी किस मैकेनिज्म के हिसाब से हमें जब INR में VDA की पेमेंट होगी तो TDS का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, और जब एक्सचेंज ऑफ VDA होगा तो उस केस में TDS का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा। इस सब कहानी में जितना भी आप इस सर्कुलर में लिखा हुआ देख रहे हैं उसका जस्ट यही है जो मैंने आपको अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ VDA। आपको पता है सेक्शन 194Q लाया गया था जिसमें बोला गया था परचेज पे भी 0.1% का TDS काटना पड़ेगा। उससे पिछले साल लेके आए थे 206C1 एक्ट जिसमें बोला था सेल पे TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। सेक्शन 194Q हमें बताता है कि जिस भी बायर की टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा की है और अगर वो किसी भी सेलर से 50 लाख से ज़्यादा की एक फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन करता है तो ऐसे केस में उसे 0.1% का TDS काटना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ क्लैरिफाई किया कि ट्रांसफ़र ऑफ VDA के केस में 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एक सेपरेट डिस्कशन है कि VDA गुड्स भी होती है या नहीं होती, क्योंकि जो सेक्शन 194Q है वो TDS गुड्स के केस में बात करता है। तो गवर्नमेंट ने बोला जब आप VDA के ट्रांसफर पे सेक्शन 194S में TDS काट रहे हैं ऐसे केस में आपको सेक्शन 194Q अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया वेदर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ VDA shall be on gross basis after including GST, commission और it shall be on net basis। क्या हम GST और चार्जेस को शामिल करके TDS काटेंगे या उसको एक्सक्लूड करके नेट बेसिस पे काटेंगे? दोस्तों क्या आपको पता है अभी तक क्रिप्टो करेंसी पे GST की एप्लीकेबिलिटी नहीं आई है, लेकिन गवर्नमेंट को देखिए अब CBDT कितनी समझदार है, उन्होंने इस सर्कुलर में GST की बात पहले ही लिख दी। इस चीज़ से हम ये सोच सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल सून ब्रिंग GST ऑन क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने क्वेश्चन में ये चीज़ पहले ही बता दी है कि क्या हमें GST एक्सक्लूड करना है या GST को इंक्लूड करना है। हाँ, जो कमीशन लगती है उसकी बात तो हम सेपरेटली देख सकते हैं कि उसको इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की बात यहाँ कही जा सकती है, लेकिन जो GST आज के दिन में एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उसकी बात भी गवर्नमेंट ने सर्कुलर में कही है, ताकि जब इस पे GST लाया जाए तो गवर्नमेंट को उसकी क्लैरिफिकेशन सेपरेटली ना देनी पड़े। गवर्नमेंट ने उसको अभी क्लियर कर दिया। तो जितना भी ट्रांसफर ऑफ VDA पे पेमेंट मिलेगी उसे नेट बेसिस पे कंसीडर किया जाएगा विदाउट एनी GST, विदाउट एनी कमीशन। मींस हमें कोई भी GST पे TDS नहीं काटना, हमें कमीशन पे TDS नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रांजैक्शंस वेयर पेमेंट इज बीइंग कैरिड आउट थ्रू पेमेंट गेटवेज। अगर पेमेंट गेटवेज जैसे कि पेपाल वगैरह किसी पेमेंट गेटवे को यूज करके आप पेमेंट करते हैं उस केस में लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स की डिडक्शन ट्वाइस भी हो सकती है। मींस AB है जो बायर है, B है जो सेलर है, एक एक्सचेंज भी है बीच में, एक ब्रोकर भी है बीच में, और पेमेंट जो की जा रही है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू की जा रही है। ऐसे केसेस में पेमेंट गेटवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है अगर हम सेक्शन के प्रोविजंस को देखते हैं कि उसे भी सेक्शन 194S का TDS काटना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि एक ट्रांजैक्शन पे TDS एक बार कटेगा जो या तो बायर कंप्लाई करेगा या फिर एक्सचेंज या ब्रोकर कंप्लाई करेगा, एज द केस में भी जो हमने पीछे अभी डिस्कशन की है। और पेमेंट गेटवे को सेक्शन 194S में किसी थर्ड पार्टी की ट्रांजैक्शन की पेमेंट को ट्रांसफर करते हुए उस पर कोई भी TDS डिडक्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि जनरल सेक्शन है, बोला गया सेक्शन 194S 1 जुलाई 2022 से आया है, लेकिन जो लिमिट हमने 50,000 10,000 की देखनी है वो फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है। तो बताइए क्या हम 1 अप्रैल से ही TDS डिडक्ट करना स्टार्ट कर दें या हमें TDS डिडक्ट 1 जुलाई के बाद ही करना है? तो गवर्नमेंट ने बोला कि जब आप लिमिट्स चेक करोगे 10,000 और 50,000 की तो आप कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर को टेक इनटू कंसीडरेशन लोगे, लेकिन जब आपको TDS काटना है तो आपको TDS ओनली उन्हीं ट्रांसफर्स पे काटना है जो 1 जुलाई 2022 के बाद हुए हैं। इट मींस ये प्रोविजन बिल्कुल सेम प्रोविजन है जो सेक्शन 194R में हमने बात की थी। लेट मी समराइज इट। अगर तो ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर है, मींस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एक्सचेंज और ब्रोकर और पेमेंट गेटवे, ऐसे केसेस के अंदर तो बायर इज लायबल टू डिडक्ट TDS और उनके लिए एक नया फॉर्म भी आ गया है 26QE जिसके हिसाब से उन्हें TDS पे करना पड़ेगा। सेकंड सिनारियो, बायर है, सेलर है, एक्सचेंज है। अब बायर और सेलर को TDS की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो TDS डिडक्ट करना है वो एक्सचेंज को करना है, क्योंकि एक्सचेंज को ही पता है कि कौन बायर है और कौन सेलर है। सिनेरियो नंबर 3,
बायर है, सेलर है, एक्सचेंज है और ब्रोकर है। ऐसे केसेस के अंदर बायर और सेलर को कोई टेंशन नहीं लेनी है कि टीडीएस कैसे डिडक्ट करना है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईदर ब्रोकर और एक्सचेंज कि टीडीएस को डिडक्ट किसने करना है। उन केसेस के अंदर ब्रोकर और एक्सचेंज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सिनेरियो नंबर 4, बायर है, सेलर है, एक्सचेंज है, ब्रोकर है एंड पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट जा रही है। इस केस में पेमेंट गेटवे को 194S में नहीं लाया जाएगा। ओनली एंड ओनली एक्सचेंज या ब्रोकर एज द केस में भी उन दोनों को ही टीडीएस के दायरे में रखा जाएगा। दोनों में से कोई भी पार्टी एक टीडीएस को कंप्लाई कर सकती है एज पर कॉन्ट्रैक्ट। सो आपको यहां से ये समझ आ गई होगी कि सेक्शन 194S की एप्लीकेबिलिटी किस तरह की जाएगी। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप अब एक्सचेंज से करने वाले हैं, काफ़ी लोगों को यही डर है कि अब जितनी हम क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन करेंगे हम तो टीडीएस ही काटते रह जाएंगे। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। एक्सचेंज इज द पर्सन हु विल कंप्लाई द टीडीएस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आरजे प्रोफेशनल।